जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी एनटीए के द्वारा जो प्रीवियस में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, तो उनमें हम जो 2022 का ये सॉल्व पेपर कर रहे हैं। तो प्रीवियस के एक पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, ये वो उसका नेक्स्ट पार्ट है। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं। धन्य, सुचिते, गीते, शुभ्रे, मुक्ते। तो सरोज स्मृति जो कविता है, उस कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं। सरोज स्मृति में कवि ने जो अपनी पुत्री को याद करते हुए, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है ये रचना, इसमें निराला जी ने पुत्री सरोज के लिए धन्य, सुचिते तथा गीते शब्द से संबोधन प्रयुक्त किया है। निराला ने 1935 ईस्वी में सरोज स्मृति नामक लंबी कविता की रचना की, जिसे शोकगीत भी कहते हैं। इस शोकगीत की रचना निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के उपरांत की थी। सरोज स्मृति प्रथम काव्य संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित है। अनामिका में संकलित अन्य कविताएं हैं सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है। अंग्रेजों का राज, शिक्षा की अवस्था, दुर्भिक्ष, कृषक और कृषक, कृषि और कृषक, स्वतंत्रता की कामना। तो निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में हमें उत्तर का चयन करना है। तो जो ये भारत भारती है, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित उपशीर्षकों का वर्णन है, जो इस प्रकार है। कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, दुर्भिक्ष, वर्तमान भारत, गोवध, साहित्य, मंदिर और महंत आदि। भारत भारती जो कि 1912 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य है। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। गुप्त जी को इस रचना की मूल प्रेरणा मुशद्देहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण से प्राप्त हुई। भारत भारती में कुल 3 खंड है, अतीत, वर्तमान, भविष्यत खंड। गुप्त जी की अन्य रचनाओं में देखें तो रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। बदायूनी, अल गजाली, अलबर्नी, इब्न बतूता, इब्न सीना। तो भूल गलती जो कविता है, उनमें जो दिखाया गया भूल गलती में, भूल गलती कविता में निम्नलिखित व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है। अलग जाली, इब्न सीना, अलबरूनी। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं चाँद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी, भूरी भूरी खाक धूल 1980, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। भूल गलती नामक कविता उनके काव्य संग्रह चाँद का मुंह टेढ़ा में 1964 में प्रकाशित हुआ। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ है। मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं सुमिरत दास, मोहिनी बाई, इकबाल सिंह, अब्दुल्ला बेग, मेघा भगत। तो जो मानस का हंस उपन्यास है, उनके पात्रों में कौन कौन आते हैं। देखिए, जो मानस का हंस उपन्यास है, उनके पात्रों में अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई, मेधा भगत, पंडित आत्माराम, भैरव सिंह, रत्ना आदि। मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास में आता है महाकाल 1947, सेठ माखीलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, नाचियो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981। मैला आंचल 1954 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास, जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं सुमिरत दास, डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दास, बलदेव, लक्ष्मी और तहसीलदार विश्वनाथ आदि। तमस 1973 ईस्वी भीष्म सानी का उपन्यास है। भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका पर आधारित है। तमस उपन्यास के बारे में देखें तो तमस उपन्यास के प्रमुख पात्र में है इकबाल सिंह, रिचर्ड, लीजा देवदत्त, जनरल अजीत सिंह, मास्टर रामदास। झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र में कौन कौन है। मोहिनी, लक्ष्मी, बंती, पूरन देई, सीलो। तो झूठा सच जो उपन्यास है, यहाँ पे देखिए, झूठा सच में पूरन देई, सीलो तथा बंती झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है। पूरन देई, सीलो तथा बंती ये झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास 2 भागों में बटा है, जिसका पहला भाग 1958, दूसरा 1960 में। इनके प्रमुख पात्र में जयदेवपुरी, तारा कनक आदि हैं। यशपाल के अन्य उपन्यास दादा कॉमरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 46,
अप्सरा का श्राप 1965, मेरी तेरी उसकी बात 1974 में। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं उजागिर, अमी, सुमेर, जोत, टीटू। तो ये देखिए आपका बंटी जो उपन्यास है उनमें जो पात्र हैं बच्चों में जोत है, अमी है और टीटू है। जोत, अमी और टीटू आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं। आपका बंटी 1971 में मनु भंडारी का उपन्यास है। इसकी विषय वस्तु के माध्यम से अगर देखें तो ये बताया गया कि इसकी विषय वस्तु के माध्यम से दिखाया गया कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया को भयावह दुस्वप्न बना देती है। इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र में बंटी, शकुन, माता, अजय, डॉक्टर जोशी, वकील चाचा, मीरा। मनु भंडारी का एक अन्य उपन्यास महाभोज, जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। इस उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण है। इस उपन्यास में देखें तो प्रमुख पात्र में है विशेषर, हीरा, रुकमा, दा साहब, सदाशिव अत्रे, जोरावर, शुक्ल बाबू। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर के संदर्भ में विचार करना है। मातादीन चाँद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। मातादीन को चाँद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। मातादीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चाँद पर मातादीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। मातादीन ने चाँद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी। अब देखिए ये थोड़ा सा ये हास्य व्यंग परक रचना है लेखक के द्वारा इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि कितनी गहराई से क्वेश्चन बना है। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर संदर्भ में मातादीन को चाँद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त है। एड़ी चमकाने के लिए पत्थर लाने का आदेश है। मातादीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चाँद पर मातादीन का सार्वजनिक अभिनंदन होता है। मातादीन चाँद पर भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत गए थे। मातादीन ने चाँद की पुलिस की तनख्वाह कम करा दी। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर हरिशंकर परशाई की कहानी, इनकी कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे भोला राम का जोगी है। अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। ढुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पे देखिए जो विकल्प दिए हैं, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक माधवराव सप्रे हैं। यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। दुलाई वाली जो है ये राजेंद्र बालाघोष बंग महिला की कहानी, इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका 1907 में हुआ। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद द्वारा रचित, जिसका प्रकाशन 1913 में इंदु पत्रिका में हुआ। इनकी अन्य कहानियों में है जैसे गांधी टोपी 1938 ईस्वी, गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938 ईस्वी, नारी क्या एक पहेली 1951 ईस्वी, हवेली और झोपड़ी 1951, देव और दानव 1951। अपना अपना भाग जयनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। इसका प्रकाशन 1929 में कलकत्ता से निकलने वाली विशाल भारत पत्रिका में हुआ। जयनेंद्र के प्रमुख जो कहानी संग्रह हैं उनमें है फांसी 1929 ईस्वी, जयसंधि 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1935, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942। अपना अपना भाग्य कहानी की विषय वस्तु समाज में रहने वाले गरीब और लाचार बालकों का शोषण और तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा उपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं उनके स्वार्थ को उजागर करता है। राही कहानी का प्रकाशन कहानी संग्रह सीधे सीधे चित्र 1947 में हुआ। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। महंत जी जो हैं ये गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। इसके 5वें अंक का स्थान शमशान है। तो अंधेर नगरी नाटक के संबंध में हमें ये सारे जो है विकल्प जो है इनमें से देखना है। तो अंधेर नगरी नाटक के संबंध में बात करें
तो यहाँ पे दिया है कि महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। तो इसमें जो महंत हैं, महंत के 2 शिष्य थे, गोवर्धन और नारायण। अंधेर नगरी का प्रकाशन का वर्ष जो है 1881 है। तीसरे अंक का स्थान इसमें जंगल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस प्रश्न में कुल 6 अंक हैं। बाहा प्रांत, जंगल, अरण्य, बाजार, राज्यसभा, शमशान। भारतेंदु जी के अन्य नाटक में है वैद्य की हिंसा, हिंसा नाभूति 1873, विशेष विस्मौसम 1876 ईस्वी, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881, सती प्रताप 1883 ईस्वी। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार करिए। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लाहि जग शिक्षित। यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन सन 1880 ईस्वी में हुआ। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन मध्य भाग है। जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रास की संज्ञा दी है। तो देखिए, भारत दुर्दशा नाटक से ये क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन पूरे नाटक से ही क्वेश्चन बना दिया गया है। जैसे ये नाटक का प्रकाशन वर्ष भारत दुर्दशा का 1880, जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। भारतेंदु द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक कुल 6 अंकों में विभक्त है। अब ये जो 6 अंक हैं, इनमें है वीथी, एक योगी गाता है वीथी, शमशान, टूटे फूटे मंदिर, भारत का प्रवेश, मैदान यानी भारत दुर्दैव का प्रवेश, रोग का प्रवेश, किताब खाना, गंभीर वन का मध्य भाग। अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिगता एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है, यानी अंधा युग नाटक में। इसके तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का साप में गांधारी कृष्ण को साप देती है। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्ज्वल और निर्मल नहीं है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से अब देखिए, ये है आपका अंधा युग। अंधा युग जो दिया गया है ये नाटक पूरा, इसमें बताया गया है कि जो भी क्वेश्चन इसमें बनाए हैं इन लोगों ने काफ़ी डेप्थ में जाके, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, किसका प्रभाव है, कितने अंकों में है। तो जो अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा 1955 में रचित एक गीत नाट्य है, गायन वाला नाट्य, इसमें क्या है कि युद्ध से उत्पन्न होने वाली जो मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तिगता, उन्हीं का सामूहिक विघटन का सजीव चित्रण है। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्ज्वल और निर्मल नहीं है। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, संजय, युयुष, वृद्ध याचक, गूंगा भिखारी आदि। इस नाटक में कुल कितने हैं? तो 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का साप, विजय, क्रमिक आत्महत्या। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ लाख की वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवन प्रतीक है। वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। विदर्भ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को। तो ये सब मिला के यहाँ पे दिया गया। अब ऑप्शन में जाए तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन थे? हजारी प्रसाद जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी जो कि ललित निबंधकार है, मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कहते हैं कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उनकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है अशोक के फूल, विचार वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज तथा आलोक पर्व। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में देखना है तो
हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था। हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था। ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। पंडित रामनरेश त्रिपाठी को दुलारे दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रति मास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि क्या बोलूँ क्या याद करूँ। क्या बोलूँ क्या याद करूँ के लेखक बच्चन जी हैं। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठाकुर यादवेंद्र सिंह की कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रतिमास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया था। यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में निचोड़ा है। क्या बोलूँ क्या याद करूँ 1969, नीड़ का निर्माण फिर 70, बसेरे से दूर 78, 10 द्वार से सोपान 85 में। स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में बताना है। इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से जुड़े हैं। इस पुस्तक की शैली पत्रात्मक है। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से जुड़े हैं। इसमें स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण है जो चित्रकारी करती है। ये पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। तो देखिए ये जो स्मृति की रेखाएं हैं वर्मा जी का, ये इनके द्वारा जो रचित रेखा चित्र विधा की ये रचना है। इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी वर्मा जी से जुड़े हैं। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से जुड़े हैं। इस पुस्तक में अर्थात से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य रचनाओं में श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार है। भोला राम का जीव, तो इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। भोला राम के जीव में इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य को निर्मित करने की कोशिश की गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया है। इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। तो यहाँ पे देखिए जो भोला राम का जू है, भोला राम का जू ये व्यंग्य कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। इसमें लाल फीताशाही की अमानवीयता का चित्रण है। परसाई एक व्यंग्य लेखक है। इनके अन्य व्यंग परक रचनाएं हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे आदि है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तालव्य, मूर्धन्य, कंठ, वर्ष। अब यहाँ पे जैसे ये दिया है व्यंजन ध्वनियों में ट, ठ, ड, ढ, क, ख, ग, इस तरीके से जो है सुमेलित कर रहा है। तो यहाँ पे एक क्रमशः जो उच्चारण स्थान है उसके आधार पर देखें तो जैसे तालव्य, तो तालव्य जो है ये च, छ, ज, झ, मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, कंठ में क, ख, ग, वर्ष में ल, स, ह, न, ये सभी आते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। जैसे आलोचनात्मक निबंध और रचनाकार में मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारतीय रंग दृष्टि की खोज, कवि के बैल, कवि के बोल, खरग हिरवानी। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 से 2 को सुमेलित करना है। आलोचनात्मक निबंध और रचनाकार है। तो यहाँ पे दिया मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, रचनाकार है शमशेर। नई कविता का जो है आत्मसंघर्ष, तो नई कविता का आत्मसंघर्ष, तो ये रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। भारतीय रंग दृष्टि की खोज, भारतीय रंग दृष्टि खोज, तो ये नेमीचंद जैन। कवि के बोल, खरग हिरवानी, ये विजयदेव नारायण शाही से संबंधित है। सूची 1 से 2 को सुमेलित करना है। आइए रिचर्ड, पेरिपोइथकिस, टी.एस. इलियट, अरस्तु, कॉलरिज। तो इन्हें जो है जो रचना दिया गया है हमें वो रचना से सही सुमेलित करना है। जैसे आइए रिचर्ड के द्वारा बियॉन्ड, टी.एस. इलियट के द्वारा द वेस्टलैंड, अरस्तु के द्वारा पेरिपोइथकिस, कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया। यहाँ भी आपको सूची 1 से 2 को सुमेलित करना है। भारत बंधु, जबलपुर या देश हितैषी, शुभ चिंतक, भारतेंदु। तो यहाँ पे हम क्रमशः देखें सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। तो जैसे ये भारतेंदु, भारत बंधु अलीगढ़, प्रकाशन का स्थान है अलीगढ़, देश हितैषी अजमेर से, शुभ चिंतक जबलपुर से, भारतेंदु वृंदावन से।
तो ये कौन सी रचना है, रचना का जो प्रकाशन होता है, कहाँ से प्रकाशन होता है, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए पुस्तक दिया है, पुस्तक के साथ लेखक दिया है भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, स्नेह को मार्ग, अकथ कहानी, प्रेम की कहानी, नई कहानी, कामायनी, पुनर्विचार, और इन्हें हमें क्रमशः मिलाना है। तो देखिए भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, इसके लेखक है मैनेजर पांडे। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, इसके लेखक है मैनेजर पांडे। स्नेह को मार्ग, इसके हैं इमरे बंगा करके। अकथ कहानी प्रेम की, इसके हैं नामोर सिंह। कहानी नई कहानी, इसके बाद है कामायनी एक पुनर्विचार, यह है मुक्तिबोध का। सूची 2 को ये सुमेलित करना है यहाँ से, उपन्यास और वर्णित कथा स्थल से गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी, मानस कहन। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः जो गोदान है, गोदान वर्णित कथा स्थल बेलारी, मैला आंचल मेरीगंज, राग दरबारी शिवपालगंज, मानस कहंस चित्रकूट। तो गोदान बेलारी हो गए, मैला आंचल मेरीगंज, राग दरबारी शिवपालगंज, मानस कहंस चित्रकूट। सूची 1 को 2 से सुमेलित, जैसे अंजो दीदी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक और द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः अंजो दीदी जो है इसमें पात्र हैं ओमी, अंजो दीदी में ओमी, चंद्रगुप्त में लीला, स्कंदगुप्त में जयमाला, एक और द्रोणाचार्य में राजकुमार। निबंधकार और निबंध में देखिए प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र। और निबंध में हमें सही निबंध से सुमेलित करना है। तो प्रताप नारायण मिश्र का है निबंध जो है मनोयोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कुटज, सरदार पूर्ण सिंह का है सच्ची वीरता, विद्यानिवास का है तुम चंदन हम पानी। अकाल में सारस, वनपाखी सुनो, ठंडा लोहा, बची हुई पृथ्वी, और इनको हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे है अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, वनपाखी सुनो नरेश मेहता, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, बची हुई पृथ्वी लीलाधर जुगड़े। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, सरयू भैया, मंगर, रजिया, देव। तो ये हमें सहयोगी पात्रों में देखना कौन किससे हैं। तो ये रेखाचित्र के मुख्य पात्रों में सरयू भैया गंगोबाई, मंगर झकोरिया, रजिया हसन, देव कुनकुन। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। भूले विसरे चित्र, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी नचावत, राम गोसाई, सामर्थ्य और सीमा। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः इन्हें मिलाते हैं, सुमेलित करते हैं, तो प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा जो रचित उपन्यास हैं उनको पहले से बाद के क्रम में, जैसे चित्रलेखा तो 1934 ईस्वी, चित्रलेखा का जो समय 1934 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले विसरे चित्र 1959 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962, सबही नचावत राम गोसाई 1970। प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। मेरी पत्नी और भेड़िया, मुर्दैया, सिकंजे का दर, झोपड़ी से राजभवन, दोहरा अभिशाप। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है क्रमशः प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के, इसमें दलित आत्मकथा प्रकाशन में देखिए दोहरा अभिशाप 1999, झोपड़ी से राजभवन 2002, मेरी पत्नी और भेड़िया 2009, मुर्दैया 2010, शिकंजे का दर्ज 2011। बीन भी हूँ मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया, ऐसे अंश नीचे दिए गए, इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये स्मृति की चांदनी, कुलहीन, प्रवाहिनी, सुनहली दामिनी, अखंड सुहासनी। तो देखिए कितनी अच्छे से हमें गीत भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये गीत की पंक्तियों से पूछने का ये मतलब है कि आपके पाठ्यक्रम में अगर गीत लगाया है तो ये सीधे सीधे गीत उठा के पूछा जा सकता है, वो भी पंक्तियों को इधर उधर करके। तो ये जब गीत आपको कंठ होगा, मतलब कि कंठ से आपने उसको एक तरीके से उच्चरित भी किया होगा, सुना भी होगा, तो ही जाके आप इसको क्रम से लगा सकते हैं। जैसे बीन भी हूँ मैं गीत में स्वयं के संबंध में इन्होंने कहा गीत में कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी मैं, कुलहीन, प्रवाहिनी, अखंड सुहासनी, सुनहली दामिनी, फिर स्मृत की चांदनी। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। बाड़भट्ट की आत्मकथा, गोदान, तमस, जिंदगी नामा, राग दरबारी। तो इसी तरीके से यहाँ भी आप देखिए क्रम से उपन्यास में देखिए गोदान 1936, बाड़भट्ट की आत्मकथा 1946, राग दरबारी 1968, तमस 1973। तो ये क्रम से गोदान 36 में लिखा गया, बाड़भट्ट की आत्मकथा 46 में, राग दरबारी 68 में, तमस 1973 में, जिंदगी नामा 1979 में। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये आकाशदीप जो कहानी है उस कहानी की जो घटनाएं उनको पहले क्रम से लगाना है,
चंपा द्वारा दीपक का जलाना, दीप स्तंभ का महोत्सव, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, बंदी द्वारा पोत से संबंधित रज्जू को काटना। तो ये क्रमशः यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ देखें आकाशदीप जो कहानी है, आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद का क्रम देखें तो बंदी द्वारा पोत से संबंधित रज्जू को काटना, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, चंपा द्वारा दीपक का जलाना, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, दीप स्तंभ का महोत्सव। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। स्कंदगुप्त नाटक में जो संवाद आए हैं कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान है। तो यहाँ पे देखिए स्कंदगुप्त नाटक जो है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवाद में देखें तो अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो जो निबंध मजदूरी और प्रेम उसमें जो उपशीर्षक है उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो गडेरिये का जीवन, हल चलाने वाले का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, प्रेम मजदूरी। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः में लगाना है। तो निबंध मजदूरी और प्रेम ये निबंध है, इनके उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाएंगे। तो पहले आएगा हल चलाने वाले का जीवन, पहला है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गडेरिये का जीवन, हल चलाने वाले का जीवन, गडेरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला। अरे यायावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देवताओं के अंचल में एलूरा, किरणों की खोज में परशुराम से तुरखम, मौत की घाटी में। तो अरे यायावर रहेगा याद, इनको हमें पहले से बाद के क्रम में लगाना अध्याय है। देवताओं के अंचल में, एलूरा, किरणों की खोज में, परशुराम से तुरखम, मौत की घाटी में। तो देखिए उसमें भी चैप्टर जो है ये है कि आपके यूनिट से बहुत ही अच्छे से अगर यूनिट कवर हो तो क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अरे यायावर रहेगा याद तथा एक बुझ सहसा उछली आगे के प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं और क्रम से लगाएंगे। तो जैसे परशुराम का तुरखम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलोरा। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती वही क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषा होती है, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। उपरोक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती वही राष्ट्रभाषा होती है। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषा होती है, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक, चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना, लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। दूसरा है कि प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावनाओं से संभाले हुए उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक, चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल नई रंगत की वेदना, लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों ही रखे हैं तथा प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावनाओं से संभाले हुए हैं। कथन एक कह रहा है कि इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है। इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है, उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम जरूरी है। दूसरा, परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है।
उपयुक्त कथनों के आलोक में अगर देखें तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया है ना कि इलियड की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है, उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम चाहिए तथा परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। दूसरा, सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय द्विवेदी सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 जो है इसमें गलत है। हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। यह कथन सही है। जबकि सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। यह कथन गलत है, क्योंकि सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय द्विवेदी को प्रेस मालिक का दबाव मानना पड़ता था। यह कथन सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक है, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। दूसरा है कि गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती हैं। क्या ये दोनों ही बातें सही हैं? प्रेमचंद जी एक तो स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक हैं, फिर भी वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण ये है कि गोदान उपन्यास में स्त्री जो चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल अगर देखें तो उनके लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन बहुत ही तनावपूर्ण है, फिर भी वे उन्हें बनाए रखना चाहती हैं। आपके पाठ्यक्रम में ही सिंदूर की होली जो नाटक लगा है उसके बारे में है कि सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। सिंदूर की होली अद्भुत, गहन, गंभीर, सामान्य से परे नाटक उसके पात्र अत्यंत सहज और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृति भूमि पर विचरते नजर आते हैं। ये दोनों ही सही है क्या? उसमें अगर आप देखिए तो क्या ये दोनों ही सही है? तो जो सिंदूर की होली नाटक है एक परिस्थिति उत्पन्न करने वाली नाटक है। दुखांत परिणति हमें नाटक में उन समस्याओं पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं या विचारों में डुबो देती हैं। गहन, गंभीर, सामान्य से परे नाटक है। तो ये दोनों ही कथन जो है इसके परिप्रेक्ष्य में सही है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिव शंभू के चिट्ठे, इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम है। ये जो शिव शंभू का चिट्ठा करके है, ये इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे तो कर्जन के नाम से हैं और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम हैं। दूसरा है कि खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फुलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो कथन 1, इन चिट्ठों में से जो 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम है और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम है। 8 चिट्ठे हैं, उसमें जो दिया है कि इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम है, 2 लॉर्ड मिंटो के। कथन 2, खेतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फुलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे का अनुक्रम यहाँ पे देखिए दिया है। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा कांत, एक दुराशा,
विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लाड मिनटों का स्वागत, माली साहब के नाम आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत, शाइस्ता खां का खत नंबर 2, सर सैयद अहमद खां का खत। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है ये दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसी से उत्तर देना है कि हम सबकी मिली जुली जिंदगी में कला के रूपों का खजाना हर तरह बेहिसाब बिखरा चला गया है। सुंदरता का अवतार हमारे सामने पलछिन होता रहा है। अब यह हम घर पर, खास तौर से कवियों पर, कि हम अपने सामने और चारों ओर की इस अनंत और अपार लीला को कितना अपने अंदर बुला सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब हुआ अपने चारों तरफ की जिंदगी में दिलचस्पी लेना, उसको ठीक ठीक यानी वैज्ञानिक आधार पर समझना और अनुभूति और अपने अनुभव को इसी समझ और जानकारी से सुलझाकर स्पष्ट करके पुष्ट करना। इस तरह अपनी कला चेतना को जगाना और उसकी मदद से जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को अपनी कला में सजीव से सजीव रूप देते जाना, इसी को मैं साधना समझता हूँ और इसी में कलाकार का संघर्ष छिपा हुआ होता है। कला में भावनाओं की तरास खरास, चमक, तेजी और गर्मी सब उसी से पैदा होगी, उसी संघर्ष और साधना से, जिसमें अंतर्बाह दोनों का मेल है। कला के इस सौंदर्य और उससे मिलने वाले आनंद के शत्रु वे जहाँ और जिस वेश में भी होंगे, जो भी होंगे, परिस्थितियाँ, व्यक्ति या दल, हर ईमानदार कलाकार के शत्रु होंगे। कला जीवन का सच्चा दर्पण है और आज के सभी देशों के जीवन में काया पलट तेजी के साथ आ रहा है, क्योंकि आज किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि यह क्रांति का युग है। अब देखिए उपयुक्त अनुच्छेद का केंद्रीय विषय क्या है। ये कला का सामाजिक प्रभाव, कला की स्वायत्तता, कला और जीवन, कला की रचना प्रक्रिया। तो इनमें से उपयुक्त अनुच्छेद का केंद्रीय विषय कला और जीवन है। कहा जाता है कि हम सबकी मिली जुली जिंदगी में कला के रूपों का खजाना हर तरह बेहिसाब बिखरा पड़ा है। कला जीवन का सच्चा दर्पण है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार कलाकार के लिए जरूरी क्या नहीं है? सामाजिक क्रांति करना। जिंदगी में दिलचस्पी रखते जिंदगी को वैज्ञानिक आधार पर समझे तो अनुच्छेद के अनुसार कलाकार के लिए जरूरी है सामाजिक क्रांति करना। इसमें यह पूछा गया कि जरूरी नहीं है। ईमानदार कलाकार को समाज से ही विषय चयन करना चाहिए, उसके लिए ही अपने वातावरण को निर्मित कर उसी के बारे में सोचना चाहिए। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि ईमानदार कलाकार के शत्रु कौन है। तो ये ईमानदार कलाकार के शत्रु के रूप में इनमें से कौन है? तो ये है। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि ईमानदार कलाकार के शत्रु कौन है। ईमानदार कलाकार जो है उनके शत्रु के रूप में कौन है? दल, साधना, दायरा, संघर्ष, साधना, त्याग, व्यक्ति, संघर्ष, समर्पण, परिस्थितियां, व्यक्ति, दल। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि उपयुक्त अनुच्छेद में यदि देखें तो ईमानदार कलाकार के शत्रु के रूप में हम किसे देखते हैं? परिस्थितियां, व्यक्ति, दल। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर ईमानदार कलाकार के शत्रु परिस्थितियां, व्यक्ति, दल है। कला में भावनाओं की तरास खरास, चमक, तेजी और गर्मी सब उसी से पैदा होगी, उसी संघर्ष और साधना से, जिसमें अंतर्बाह दोनों का मेल है। कला की सौंदर्य और उससे मिलने वाले आनंद के शत्रु वे जहाँ और जिस वेश में भी होंगे, जो भी होंगे, कलाकार के शत्रु ही होंगे। कला चेतना जागृत कर जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को सजीव रूप देना क्या कहलाएगा? साधना कहलाता है। कला चेतना जागृत कर जीवन की सच्चाई और सौंदर्य की सजीव रूप साधना कहलाएगा। कलाकार के लिए अपनी कला चेतना को जगाना और उसकी मदद से समाज की सच्चाई और सौंदर्य को अपनी कला में व्यक्त करना कलाकार की असली साधना है। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आज का युग किस प्रकार का युग है। तो ये है क्रांति का। अनुच्छेद के आधार पर कहा जाता है कि आज का युग क्रांति का युग है, कला जीवन का सच्चा दर्पण है। यहाँ पे देखिए फिर आपको दिया है पढ़ने के लिए कि भक्ति आंदोलन पहले शहरों में बसने वाले लोगों, खासकर छोटे छोटे व्यापारियों, जुलाहों, टोकरी बनाने वाले और भिस्तियों जैसे लोगों के बीच में शुरू हुआ था, किंतु जो 17वीं सदी तक वह किसानों में भी व्याप्त हो गया। इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और मुगल शासन तथा सामंती सरदारों के विरुद्ध कभी कभी सशस्त्र विद्रोहों के रूप में भी ये प्रकट हुआ। इस आंदोलन के नेता अपनी कविताएं और अपने गीत फारसी और संस्कृत जैसी दुरूह और क्लिष्ट भाषाओं में नहीं वरन जनता की भाषाओं में रचते थे। इससे राष्ट्रीय इकाइयां तथा राष्ट्रीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन मिला। भक्ति आंदोलन ने देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न मात्राओं में तीव्रता और वेग ग्रहण किया। यह आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ, किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते थे। पहले, धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना।
दूसरे, ईश्वर के सामने सबकी समानता। तीसरे, जाति प्रथा का विरोध। चौथे, यह विश्वास कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पढ़ना है और अनुच्छेद का उत्तर देना है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन की सीमा क्या थी। तो वह मनुष्य की पीड़ाओं का नया समाधान नहीं दे सके, ये था इसकी सीमा। उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन ने भाषाओं के प्रति क्या नीतियाँ रखी। तो ये जो है भाषा के प्रति क्या नीतियाँ रखे, जनता की भाषाओं को हेय माना, अभिजन भाषाओं में साहित्य रचना को प्रोत्साहित किया, राष्ट्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन किया। तो वही है कि जो आपने ऊपर पढ़ा है, बिल्कुल आपको अनुच्छेद वाला क्वेश्चन वहीं से सॉल्व करना है कि अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन ने राष्ट्रीय भाषा में साहित्य रचना के प्रोत्साहन को नीति रखी। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन की जाति व्यवस्था को लेकर क्या नीति थी। तो भक्ति आंदोलन जाति प्रथा का विरोध करता था। उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन का केंद्रीय विश्वास क्या था, मनुष्य की सत्ता सर्वश्रेष्ठ है। उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन जन आंदोलन बन सका क्योंकि जनता का बड़ा भाग, विशेष रूप से छोटे व्यापारी, शिल्पी और किसान, किसी न किसी रूप में वो भक्ति से जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से हमारा जो प्रैक्टिस सेट है दूसरा, वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। बाकी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। आप प्रैक्टिस सेट को क्रमशः लगाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है चैनल को पहुँचाएँ। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।